नमस्कार। आज हम भारतीय संविधान के एक बहुत ही महत्वपूर्ण और कह सकते हैं काफी चर्चित विषय पर बात करने वाले हैं, आपातकालीन प्रावधान। जी नमस्कार। बिल्कुल, ये प्रावधान संविधान के भाग 18 में है, अनुच्छेद 352 से 360 तक। और सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी के लिहाज से देखें तो ये विषय तो मतलब बहुत ही जरूरी हो जाता है। हाँ बिल्कुल, ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये केंद्र सरकार को देखिए कुछ खास हालात में असाधारण शक्तियां देते हैं, ताकि देश की संप्रभुता, एकता, अखंडता, सुरक्षा ये सब बनी रहे। सही कहा। और साथ ही ये हमारे लोकतांत्रिक ढांचे और संविधान की रक्षा के लिए भी एक तरह का सुरक्षा कवच माने जाते हैं। अच्छा, एक बात जो मुझे हमेशा काफी अनोखी लगती है भारतीय संविधान की, वो ये है कि आपातकाल में पूरा सिस्टम ही बदल जाता है। हाँ, ये इसकी एक खासियत है। बिना किसी संविधान संशोधन के ही हमारा जो संघीय ढांचा है वो एकात्मक में बदल जाता है। मतलब केंद्र सर्वशक्तिशाली हो जाता है और राज्य पूरी तरह से केंद्र के नियंत्रण में आ जाते हैं। जी। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने संविधान सभा में इस पर काफी विस्तार से समझाया भी था। उन्होंने कहा था कि सामान्य समय में हमारा संविधान संघीय है, लेकिन जरूरत पड़ने पर आपातकाल में ये एकात्मक रूप ले सकता है। ये इसे शायद दुनिया के बाकी संघीय संविधानों से थोड़ा अलग बनाता है। बिल्कुल। तो संविधान में मुख्य रूप से कितने तरह के आपातकाल बताए गए? 3 है शायद। जी हाँ, 3 प्रकार हैं। पहला तो है अनुच्छेद 352 वाला, जिसे राष्ट्रीय आपातकाल कहते हैं। ये युद्ध, बाहरी हमले या फिर सशस्त्र विद्रोह के आधार पर लगता है। हाँ, नेशनल इमरजेंसी। दूसरा है अनुच्छेद 356, जिसको आम भाषा में राष्ट्रपति शासन या प्रेसिडेंट्स रूल कहते हैं। ये तब लगता है जब किसी राज्य में मतलब संवैधानिक व्यवस्था फेल हो जाती है। जी, हालांकि संविधान खुद इस स्थिति के लिए आपातकाल शब्द इस्तेमाल नहीं करता है, पर इसे राज्य आपातकाल या संवैधानिक आपातकाल भी कह देते हैं। और तीसरा है अनुच्छेद 360, वित्तीय आपातकाल। ये तब लगता है जब देश की वित्तीय स्थिरता या साख पर कोई बड़ा खतरा आ जाए। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले वाले से शुरू करते हैं, राष्ट्रीय आपातकाल यानी अनुच्छेद 352। इसके लगने के आधार क्या हैं? देखिए, अनुच्छेद 352 कहता है कि राष्ट्रपति इसकी घोषणा तब कर सकते हैं जब उन्हें लगे कि भाई युद्ध, बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह से भारत या उसके किसी हिस्से की सुरक्षा को खतरा है। अच्छा। और दिलचस्प बात यह है कि खतरा असल में होने से पहले भी अगर राष्ट्रपति को यह महसूस हो कि खतरा बहुत नजदीक है, इमिनेंट है, तो भी घोषणा की जा सकती है। और ये जो शब्द है सशस्त्र विद्रोह, ये तो शायद बाद में आया था। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण बदलाव था। मूल संविधान में इसकी जगह आंतरिक गड़बड़ी शब्द था, जो काफी अस्पष्ट था, है ना? बिल्कुल। और 1975 का जो आपातकाल लगा था वो इसी आंतरिक गड़बड़ी के आधार पर लगा था, जिसकी बहुत आलोचना हुई थी। तो 44th संशोधन अधिनियम 1978 ने इस शब्द को हटाकर सशस्त्र विद्रोह कर दिया, ताकि इसका गलत इस्तेमाल ना हो सके। हाँ, मतलब आधार को ज्यादा ठोस और सीमित कर दिया गया। अच्छा। और 44th संशोधन ने एक और बड़ा बदलाव किया था शायद, कैबिनेट की लिखित सिफारिश वाला। जी हाँ, बहुत ही महत्वपूर्ण। अब राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा सिर्फ प्रधानमंत्री की सलाह पर नहीं कर सकते। इसके लिए उन्हें कैबिनेट यानी प्रधानमंत्री और कैबिनेट रैंक के सभी मंत्रियों की लिखित सिफारिश चाहिए होती है। ये भी 1975 के अनुभव से ही सीखा गया सबक था। बिल्कुल। उस समय ऐसा हुआ था कि प्रधानमंत्री ने कैबिनेट से औपचारिक सलाह किए बिना ही राष्ट्रपति से घोषणा करवा दी थी। तो ये एक तरह का सेफगार्ड है। ठीक है, अब मान लीजिए घोषणा हो गई, तो क्या इसे अदालत में चुनौती दी जा सकती है? क्या इसकी न्यायिक समीक्षा हो सकती है? हाँ, अब हो सकती है। पहले 38वें संशोधन 1975 ने इसे न्यायिक समीक्षा के दायरे से बाहर कर दिया था। अच्छा। लेकिन 44th संशोधन 1978 ने उस प्रावधान को हटा दिया। और फिर आया मिनर्वा मिल्स केस 1980 में। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने एकदम साफ कर दिया कि अगर राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा दुर्भावना से मैलाफाइड की गई है या फिर वो ऐसे तथ्यों पर आधारित है जिनका उस स्थिति से कोई लेना देना ही नहीं है, तो उसे अदालत में चुनौती दी जा सकती है। यानी अब ये पूरी तरह से सरकार की मर्जी पर नहीं है। नहीं, अब न्यायिक समीक्षा संभव है। घोषणा होने के बाद फिर संसद का रोल आता होगा, मंजूरी वगैरह। जी, घोषणा जारी होने के 1 महीने के अंदर अंदर संसद के दोनों सदनों, लोकसभा और राज्यसभा, दोनों से इसका अनुमोदन मतलब मंजूरी जरूरी है। 1 महीना, ये पहले ज्यादा था क्या? हाँ, पहले ये समय 2 महीने था। 44th संशोधन ने इसे घटाकर 1 महीना कर दिया। और अगर उस समय लोकसभा भंग हो तब? तो जब नई लोकसभा बनेगी उसकी पहली बैठक के 30 दिन के अंदर उसे मंजूरी देनी होगी।
लेकिन इस बीच राज्यसभा से मंजूरी मिल जानी चाहिए। ठीक है, और एक बार मंजूरी मिल गई तो ये कितने समय तक लागू रहता है? एक बार मंजूरी मिलने पर यह 6 महीने तक जारी रहता है। बस 6 महीने? हाँ, और अगर इसे आगे बढ़ाना है तो फिर से हर 6 महीने में संसद के दोनों सदनों की मंजूरी लेनी पड़ेगी, और इस तरह इसे अनिश्चित काल तक बढ़ाया जा सकता है। यह हर 6 महीने में मंजूरी की शर्त भी 44वें संशोधन से ही आई है। अच्छा, ये भी बाद में जोड़ा गया। और मंजूरी के लिए किस तरह का बहुमत चाहिए होता है, साधारण या विशेष? इसके लिए विशेष बहुमत, स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए, मतलब सदन की कुल सदस्य संख्या का बहुमत, और साथ ही सदन में उपस्थित और वोट देने वाले सदस्यों का कम से कम 2/3 बहुमत। ये तो काफी सख्त जरूरत है। पहले क्या ये साधारण बहुमत था? हाँ, पहले साधारण बहुमत ही चाहिए था। 44वें संशोधन ने इसे भी सख्त बना दिया। यानी मंजूरी लेना अब ज्यादा मुश्किल है। अच्छा, अब इसे खत्म कैसे किया जाता है? क्या इसके लिए भी संसद चाहिए? नहीं, राष्ट्रपति चाहें तो किसी भी समय एक दूसरी घोषणा करके इसे वापस ले सकते हैं। इसके लिए संसद की मंजूरी की जरूरत नहीं है। लेकिन क्या इसमें लोकसभा का कोई रोल है? हाँ, 44वें संशोधन ने एक और व्यवस्था दी है। अगर लोकसभा साधारण बहुमत से एक प्रस्ताव पास कर दे कि आपातकाल जारी नहीं रहना चाहिए, तो राष्ट्रपति को इसे वापस लेना ही पड़ेगा। अच्छा, तो लोकसभा इसे खत्म करवा सकती है। जी, और इसके लिए विशेष बैठक बुलाने का भी प्रावधान है। अगर लोकसभा के कुल सदस्यों के कम से कम 11-10 सदस्य स्पीकर को लिखित नोटिस दें तो 14 दिन के अंदर विशेष बैठक बुलानी पड़ती है। ये लोकसभा को एक तरह की नेगेटिव पावर देता है। ये तो काफी महत्वपूर्ण संतुलन बनाने की कोशिश लगती है। चलिए, अब इसके प्रभावों पर आते हैं। जब राष्ट्रीय आपातकाल लगता है तो देश में क्या क्या बदल जाता है? मोटे तौर पर 3 क्षेत्रों में असर पड़ता है: केंद्र राज्य संबंधों पर, लोकसभा और विधानसभाओं के कार्यकाल पर, और सबसे ज्यादा चर्चित मौलिक अधिकारों पर। केंद्र राज्य संबंधों पर क्या असर होता है? देखिए, कार्यकारी शक्तियों के मामले में केंद्र किसी भी राज्य सरकार को निर्देश दे सकता है कि वो अपनी शक्तियों का इस्तेमाल कैसे करें। मतलब राज्य सरकारें सस्पेंड नहीं होती, लेकिन वो पूरी तरह केंद्र के कंट्रोल में आ जाती हैं। और विधायी शक्तियों का क्या मतलब? कानून बनाने की शक्ति? विधायी क्षेत्र में संसद को राज्य सूची स्टेट लिस्ट के किसी भी विषय पर कानून बनाने का अधिकार मिल जाता है। यानी राज्य सूची के विषय भी केंद्र के दायरे में आ जाते हैं। हाँ, उस समय के लिए राज्य विधानमंडल भी कानून बना सकता है, वो निलंबित नहीं होता। लेकिन अगर संसद और राज्य विधानमंडल के कानून में टकराव हो तो संसद का कानून ही मान्य होगा। असल में संविधान का जो संघीय ढांचा है उस समय एकात्मक जैसा हो जाता है। और ये कानून कब तक लागू रहते हैं? संसद जो राज्य सूची के विषय पर कानून बनाती है वो आपातकाल खत्म होने के 6 महीने बाद तक ही प्रभावी रहते हैं। उसके बाद अपने आप खत्म हो जाते हैं। और वित्तीय मामलों में, पैसों के लेन देन पर? वित्तीय मामलों में भी केंद्र का नियंत्रण बढ़ जाता है। राष्ट्रपति केंद्र और राज्यों के बीच टैक्स वगैरह से होने वाली आय के बंटवारे के जो संवैधानिक प्रावधान हैं उनमें बदलाव कर सकते हैं। मतलब राज्यों को जो पैसा मिलना होता है उसे कम या रद्द भी किया जा सकता है। अच्छा, ये बदलाव कब तक लागू रहते हैं? ये बदलाव उस वित्तीय वर्ष के अंत तक लागू रहते हैं जिसमें आपातकाल समाप्त होता है। ठीक है, अब दूसरा प्रभाव लोकसभा और विधानसभाओं के कार्यकाल पर। हाँ, राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान संसद कानून बनाकर लोकसभा का कार्यकाल एक बार में 1 साल के लिए बढ़ा सकती है, और ऐसा कितनी भी बार किया जा सकता है। एक बार में 1 साल? जी, लेकिन जैसे ही आपातकाल खत्म होगा ये बढ़ाया गया कार्यकाल 6 महीने से ज्यादा नहीं चल सकता। ऐसा हुआ है कभी? हाँ, 5वीं लोकसभा 1971 से 77 का कार्यकाल इसी तरह 2 बार 1-1 साल के लिए बढ़ाया गया था। और राज्यों की विधानसभाओं का भी? हाँ, इसी तरह संसद राज्य विधानसभाओं का कार्यकाल भी एक बार में 1 साल के लिए बढ़ा सकती है, उन्हीं शर्तों के साथ। चलिए, अब आते हैं सबसे संवेदनशील मुद्दे पर, मौलिक अधिकारों पर। ये तो सिविल सेवा परीक्षा के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ अनुच्छेद 358 और 359 की बात आती है। इनमें क्या अंतर है? ये अक्सर कंफ्यूजिंग लगता है। हाँ, ये समझना बहुत जरूरी है। देखिए, अनुच्छेद 358 का संबंध है अनुच्छेद 19 से, जिसमें हमें 6 तरह की स्वतंत्रताएं मिली हैं: बोलने की, सभा करने की, घूमने फिरने की वगैरह। जी। अनुच्छेद 358 कहता है कि जैसे ही युद्ध या बाहरी आक्रमण के आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा होती है, अनुच्छेद 19 के तहत मिली ये 6 स्वतंत्रताएं अपने आप निलंबित हो जाती हैं, ऑटोमेटिकली। इसके लिए कोई अलग से राष्ट्रपति का आदेश नहीं चाहिए। अपने आप? अच्छा। हाँ, लेकिन यहाँ 44वें संशोधन का एक और महत्वपूर्ण बिंदु याद रखना है। अगर आपातकाल सशस्त्र विद्रोह के आधार पर लगा है तब अनुच्छेद 19 अपने आप निलंबित नहीं होता। ओके, तो ये फर्क है, युद्ध या बाहरी आक्रमण पर 19 निलंबित, लेकिन सशस्त्र विद्रोह पर नहीं। बिल्कुल। अब आते हैं अनुच्छेद 359 पर। हाँ। अनुच्छेद 359 राष्ट्रपति को ये शक्ति देता है कि वो एक अलग आदेश जारी करके
संविधान द्वारा दिए गए कुछ अन्य मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन एनफोर्समेंट के लिए नागरिकों के कोर्ट जाने के अधिकार को निलंबित कर दें। यहाँ प्रवर्तन शब्द महत्वपूर्ण है। मतलब अधिकार खत्म नहीं होता, बस कोर्ट जाने का रास्ता बंद होता है। सही पकड़ा। अधिकार सैद्धांतिक रूप से रहता है, लेकिन आप उसे लागू करवाने के लिए या उसके उल्लंघन पर कोर्ट नहीं जा सकते अगर राष्ट्रपति ने उस अधिकार को अपने आदेश में शामिल किया है। राष्ट्रपति अपने आदेश में ये बताते हैं कि किन किन मौलिक अधिकारों अनुच्छेद संख्या के प्रवर्तन को निलंबित किया जा रहा है। तो ये स्वतः नहीं होता, राष्ट्रपति के आदेश पर निर्भर करता है जी। और ये बाहरी आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह दोनों ही आधारों पर लगे आपातकाल में लागू हो सकता है। लेकिन क्या सारे मौलिक अधिकारों के लिए कोर्ट जाने का रास्ता बंद किया जा सकता है? नहीं। और यहीं पर 44th संशोधन ने सबसे बड़ा सुरक्षा कवच दिया है। 44th संशोधन के बाद राष्ट्रपति किसी भी हालत में अनुच्छेद 20 जो अपराधों के लिए सजा के संबंध में संरक्षण देता है और अनुच्छेद 21 जो जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार है के प्रवर्तन को निलंबित नहीं कर सकते। ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। मतलब जीने का अधिकार और दोष सिद्धि से संरक्षण ये आपातकाल में भी बने रहते हैं। हाँ, ये दो अधिकार आपातकाल में भी नागरिकों से छीने नहीं जा सकते और इनके उल्लंघन पर कोर्ट जाने का रास्ता हमेशा खुला रहता है। तो अगर संक्षेप में कहें, 358 सिर्फ अनुच्छेद 19 के लिए स्वतः केवल बाहरी आपातकाल में, 359 राष्ट्रपति के आदेश से निर्दिष्ट अधिकारों के प्रवर्तन के लिए 20-21 को छोड़कर, और दोनों तरह के आपातकाल में। यही हुआ ना? एकदम सही सारांश है। एक और बात 44वें संशोधन ने जोड़ी कि इन दोनों अनुच्छेदों के तहत जो कानूनी सुरक्षा मिलती है, मतलब आप कोर्ट नहीं जा सकते, वो सिर्फ उन्हीं कानूनों और सरकारी कार्यों को मिलेगी जो सीधे आपातकाल से संबंधित हो। ऐसा नहीं कि आपातकाल की आड़ में कोई भी कानून बनाकर मौलिक अधिकारों का हनन कर दिया जाए। ये भी एक जरूरी सेफगार्ड लगता है। अच्छा, भारत में राष्ट्रीय आपातकाल अब तक कितनी बार लगा है? 3 बार। पहली बार 1962 में जब चीन ने हमला किया था नेफा क्षेत्र में, ये जनवरी 1968 तक चला था। दूसरी बार 1971 में जब पाकिस्तान ने हमला किया था बांग्लादेश संकट के समय। और तीसरी बार वो जो सबसे विवादास्पद था? हाँ, तीसरा 1975 में। ये आंतरिक गड़बड़ी के आधार पर लगाया गया था और इसी पर सबसे ज्यादा सवाल उठे थे। असल में जब 1975 में आपातकाल लगा तो 1971 वाला आपातकाल पहले से ही लागू था। अच्छा, तो 2 आपातकाल एक साथ चल रहे थे। जी। 1975 वाले की बहुत आलोचना हुई। फिर 1977 में चुनाव हुए, नई सरकार आई जनता पार्टी की। उन्होंने शाह आयोग बनाया इसकी जांच के लिए। आयोग ने पाया कि 1975 का आपातकाल लगाना उचित नहीं था और इसी के बाद वो 44वां संशोधन आया। हाँ, उसी के नतीजों में से एक था 44वां संशोधन 1978, जिसने भविष्य में इस तरह के दुरुपयोग को रोकने के लिए कई सारे बदलाव किए जिनकी हमने अभी बात की। ठीक है, तो ये थी राष्ट्रीय आपातकाल की कहानी। अब आते हैं दूसरे प्रकार पर, राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356। ये कब और क्यों लगता है? इसके लगने के 2 मुख्य आधार हैं। पहला तो खुद अनुच्छेद 356 में है। अगर राष्ट्रपति को चाहे राज्यपाल की रिपोर्ट पर या किसी और तरह से, मतलब बिना रिपोर्ट के भी ये समाधान हो जाए, मतलब वो संतुष्ट हो जाए कि ऐसी स्थिति आ गई है कि राज्य सरकार संविधान के प्रावधानों के हिसाब से नहीं चल पा रही है, तो वो राष्ट्रपति शासन लगा सकते हैं। और दूसरा आधार वो अनुच्छेद 365 में दिया गया है। अगर कोई राज्य केंद्र सरकार द्वारा दिए गए किसी संवैधानिक निर्देश को मानने में असफल रहता है या उसका पालन नहीं करता, तो राष्ट्रपति के लिए ये मानना वैध होगा कि राज्य में ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है जहां सरकार संविधान के अनुसार नहीं चल सकती। अच्छा। और वो 356 लगा सकते हैं। अच्छा। तो इसकी संसदीय मंजूरी की प्रक्रिया राष्ट्रीय आपातकाल से अलग है। हाँ, थोड़ी अलग है। राष्ट्रपति शासन की घोषणा को जारी होने के 2 महीने के अंदर संसद के दोनों सदनों से मंजूरी मिलनी जरूरी है। राष्ट्रीय आपातकाल में 1 महीना था। हाँ, यहाँ 2 महीने हैं। जी। और मंजूरी मिलने के बाद ये 6 महीने तक लागू रहता है। और इसे कितने समय तक बढ़ाया जा सकता है? इसे भी हर 6 महीने में संसद की मंजूरी से आगे बढ़ाया जा सकता है, लेकिन इसकी एक ऊपरी सीमा है, अधिकतम 3 साल। सिर्फ 3 साल? राष्ट्रीय आपातकाल तो अनिश्चित काल तक बढ़ सकता था। हाँ, राष्ट्रपति शासन अधिकतम 3 साल तक ही चल सकता है। और इसके लिए बहुमत कैसा चाहिए, विशेष या साधारण? इसके अनुमोदन या इसे जारी रखने के लिए संसद के दोनों सदनों में साधारण बहुमत, सिंपल मेजॉरिटी ही काफी है। विशेष बहुमत की जरूरत नहीं। अच्छा, ये भी एक फर्क है। हाँ, लेकिन यहाँ भी 44वें संशोधन ने एक पेच डाला है। क्या? संशोधन कहता है कि राष्ट्रपति शासन को 1 साल से आगे तभी बढ़ाया जा सकता है जब 2 शर्तें पूरी हों। पहली, उस समय देश में या उस राज्य के किसी हिस्से में राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 वाला लागू हो। और दूसरी, चुनाव आयोग ये प्रमाणित कर दे कि उस राज्य में फिलहाल विधानसभा चुनाव कराना संभव नहीं है।
अच्छा, यानी 1 साल के बाद इसे बढ़ाना आसान नहीं है जब तक कि ये 2 खास स्थितियां ना हो। बिल्कुल। और ये सब 3 साल की अधिकतम सीमा के अंदर ही होगा। ठीक है, और इसे खत्म कैसे करते हैं? इससे राष्ट्रपति किसी भी समय एक घोषणा द्वारा वापस ले सकते हैं। इसके लिए संसद की मंजूरी की जरूरत नहीं है। इसमें लोकसभा का वो रोल नहीं है जो राष्ट्रीय आपातकाल को रद्द करवाने में था। समझ गए। अब जब राष्ट्रपति शासन लगता है तो राज्य में होता क्या है, प्रशासन कैसे चलता है? देखिए, राष्ट्रपति राज्य सरकार के सारे काम और शक्तियां अपने हाथ में ले लेते हैं। ये शक्तियां वो आमतौर पर राज्यपाल को सौंप देते हैं। राज्य की जो मंत्री परिषद होती है, मुख्यमंत्री और उनके मंत्री, उन्हें बर्खास्त कर दिया जाता है। सरकार बर्खास्त हो जाती है। हाँ, और राज्य की जो विधानसभा होती है उसे या तो निलंबित कर दिया जाता है, मतलब वो कुछ समय के लिए काम नहीं करती, या फिर उसे भंग ही कर दिया जाता है, मतलब नए चुनाव होंगे। तो राज्य का शासन कौन चलाता है? राज्य का प्रशासन राष्ट्रपति की ओर से राज्यपाल चलाते हैं। वो मुख्य सचिव या राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त अन्य सलाहकारों की मदद ले सकते हैं। राज्य के लिए कानून बनाने की शक्ति संसद के पास चली जाती है। राज्य का बजट भी संसद ही पास करती है। संसद सारे राज्यों के कानून बनाएंगी? हाँ, या फिर संसद ये कानून बनाने की शक्ति राष्ट्रपति को या उनके द्वारा तय किसी और अथॉरिटी को सौंप सकती है। इसे डेलीगेटेड लेजिस्लेशन कहते हैं। क्या राज्य के हाई कोर्ट पर भी इसका कोई असर पड़ता है? नहीं, ये महत्वपूर्ण बात है। राष्ट्रपति शासन के दौरान राज्य के हाई कोर्ट की शक्तियां, उसका कामकाज सब सामान्य रूप से चलता रहता है। राष्ट्रपति हाई कोर्ट की शक्तियां अपने हाथ में नहीं ले सकते। ठीक है, आपने शुरू में कहा था कि संविधान सभा में डॉक्टर अंबेडकर ने उम्मीद की थी कि यह अनुच्छेद 356 एक मृत पत्र यानी डेड लेटर रहेगा। हाँ, उन्होंने आशा जताई थी कि इसका इस्तेमाल शायद ही कभी बिल्कुल आखिरी उपाय के तौर पर होगा, लेकिन हुआ इसका ठीक उल्टा। ये तो शायद संविधान का सबसे ज्यादा इस्तेमाल या कहें कि दुरुपयोग होने वाला प्रावधान बन गया। सरकार ने राज्यों में विरोधी पार्टी की सरकारों को बर्खास्त करने के लिए इसका इस्तेमाल किया। जैसे कोई उदाहरण? कई हैं। 1977 में जनता पार्टी सरकार ने कांग्रेस शासित 9 राज्यों में एक साथ लगाया। फिर 1980 में कांग्रेस सरकार ने वापसी की तो उन्होंने गैर कांग्रेसी 9 राज्यों में लगा दिया। 1992 में बाबरी मस्जिद विध्वंस के बाद भाजपा शासित 3 राज्यों में लगाया गया। पहला इस्तेमाल 1951 में पंजाब में हुआ था। तो ये तो काफी राजनीतिक हथियार बन गया। हाँ, एचपी कामत ने बाद में कहा भी था कि डॉक्टर अंबेडकर तो मर चुके हैं, पर अनुच्छेद 356 बहुत जीवित है। ये राज्यों के लिए घातक हथियार जैसा बन गया। इस दुरुपयोग को रोकने में सुप्रीम कोर्ट की क्या भूमिका रही? आपने एसआर बम्बई केस 1994 का जिक्र किया था। हाँ, एसआर बम्बई बनाम भारत संघ का मामला इस लिहाज से एक ऐतिहासिक फैसला है। सुप्रीम कोर्ट ने इसमें अनुच्छेद 356 के इस्तेमाल पर कई महत्वपूर्ण सिद्धांत तय किए। क्या थे वो मुख्य सिद्धांत? पहला और सबसे अहम कि राष्ट्रपति शासन लगाने का राष्ट्रपति का फैसला न्यायिक समीक्षा के दायरे में है, मतलब कोर्ट जांच कर सकता है कि फैसला सही था या नहीं। अच्छा। दूसरा, राष्ट्रपति की जो संतुष्टि है वो किसी तर्कसंगत आधार पर होनी चाहिए, वो मनमानी या दुर्भावनापूर्ण नहीं हो सकती। केंद्र सरकार को कोर्ट में यह साबित करना पड़ सकता है कि उनके पास शासन लगाने के लिए वाजिब कारण थे। और कोर्ट क्या कर सकता है अगर उसे लगे कि घोषणा गलत थी? कोर्ट ऐसी अवैध घोषणा को रद्द कर सकता है, और अगर राज्य सरकार बर्खास्त कर दी गई थी या विधानसभा भंग कर दी गई थी तो कोर्ट उसे बहाल भी कर सकता है। सरकार और विधानसभा दोनों बहाल हो सकती हैं? हाँ, ये बहुत बड़ी शक्ति है। कोर्ट ने यह भी कहा कि विधानसभा को भंग करने का फैसला संसद की मंजूरी मिलने के बाद ही होना चाहिए, उससे पहले उसे सिर्फ निलंबित रखा जा सकता है। और बहुमत का परीक्षण कहाँ होना चाहिए, राजभवन में या विधानसभा में? कोर्ट ने साफ कहा, बहुमत का फैसला हमेशा सदन के पटल पर यानी विधानसभा के फ्लोर पर होना चाहिए, न कि राज्यपाल के व्यक्तिगत आकलन पर। मुंबई केस ने तो अनुच्छेद 356 पर काफी अंकुश लगा दिया लगता है। बिल्कुल, इसने न्यायिक समीक्षा का दायरा बढ़ाया और इसके राजनीतिक दुरुपयोग को रोकने में बहुत मदद की। कोर्ट ने यह भी कहा कि धर्मनिरपेक्षता संविधान का मूल ढांचा है, और अगर कोई राज्य सरकार इसके खिलाफ काम करती है तो उस पर 356 लगाया जा सकता है, जैसा 1992 में हुआ था। तो अब अगर हम राष्ट्रीय आपातकाल और राष्ट्रपति शासन की तुलना करें तो मुख्य अंतर क्या क्या है? कई अंतर हैं। पहला, आधार। राष्ट्रीय आपातकाल देश की सुरक्षा के खतरे पर लगता है, राष्ट्रपति शासन राज्य में संवैधानिक तंत्र फेल होने पर। दूसरा, राज्य सरकार की स्थिति। राष्ट्रीय आपातकाल में राज्य सरकार काम करती रहती है, केंद्र के अधीन। राष्ट्रपति शासन में वो बर्खास्त हो जाती है। तीसरा, मौलिक अधिकार। राष्ट्रीय आपातकाल में मौलिक अधिकार प्रभावित होते हैं, अनुच्छेद 358, 359। राष्ट्रपति शासन में मौलिक अधिकारों पर कोई सीधा असर नहीं पड़ता। मंजूरी का बहुमत। राष्ट्रीय आपातकाल के लिए विशेष बहुमत, राष्ट्रपति शासन के लिए साधारण बहुमत। अधिकतम अवधि।
राष्ट्रीय आपातकाल अनिश्चितकाल तक, राष्ट्रपति शासन अधिकतम 3 साल। और समाप्ति में लोकसभा की भूमिका? राष्ट्रीय आपातकाल को खत्म करवाने में लोकसभा की सीधी भूमिका है, राष्ट्रपति शासन में नहीं। ये कुछ मुख्य अंतर हैं। ठीक है, ये काफी स्पष्ट हुआ। अब आते हैं तीसरे और आखिरी प्रकार पर, वित्तीय आपातकाल, अनुच्छेद 360। ये कब लगता है? अनुच्छेद 360 राष्ट्रपति को ये शक्ति देता है कि अगर वो संतुष्ट हैं कि ऐसी स्थिति आ गई है जिससे भारत या उसके किसी हिस्से की वित्तीय स्थिरता या साख, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और क्रेडिट को खतरा है, तो वो वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। क्या ये संतुष्टि भी न्यायिक समीक्षा के दायरे में है? हाँ, 44वें संशोधन के बाद राष्ट्रपति की ये संतुष्टि भी न्यायिक समीक्षा के अधीन है। इसकी मंजूरी और अवधि की क्या प्रक्रिया है? इसे भी घोषणा के 2 महीने के अंदर संसद के दोनों सदनों से साधारण बहुमत से मंजूरी लेनी होती है। साधारण बहुमत, ठीक है। और ये कब तक चलता है? एक बार मंजूरी मिल गई तो ये अनिश्चितकाल तक जारी रहता है, जब तक कि राष्ट्रपति इसे वापस न ले लें। इसे बार बार हर 6 महीने में मंजूरी की जरूरत नहीं होती, जैसा राष्ट्रीय आपातकाल या राष्ट्रपति शासन में होता है। अच्छा, ये एक बार मंजूरी के बाद अनिश्चित काल तक रह सकता है। और इसे वापस कौन लेता है? राष्ट्रपति इसे किसी भी समय एक अगली घोषणा द्वारा वापस ले सकते हैं। इसके लिए संसद की मंजूरी नहीं चाहिए। इसके प्रभाव क्या होते हैं? मतलब अगर वित्तीय आपातकाल लग जाए तो क्या होगा? इसके तहत केंद्र की कार्यकारी शक्ति बहुत बढ़ जाती है। केंद्र किसी भी राज्य को वित्तीय अनुशासन बनाए रखने के लिए निर्देश दे सकता है। जैसे निर्देश दे सकता है कि राज्य में काम करने वाले सभी या किसी वर्ग के कर्मचारियों के वेतन और भत्ते कम किए जाएं। राज्य कर्मचारियों के वेतन कट सकते हैं? हाँ, और ये भी निर्देश दिया जा सकता है कि राज्य विधानमंडल द्वारा पास किए गए सभी धन विधेयक, मनी बिल्स या अन्य वित्तीय विधेयक राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रखे जाएं। यानी राज्य के बजट पर भी केंद्र का नियंत्रण? बिल्कुल। इतना ही नहीं, राष्ट्रपति केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन और भत्तों में भी कमी करने का निर्देश जारी कर सकते हैं। केंद्र सरकार के कर्मचारियों के भी? हाँ, और इसमें सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज भी शामिल हो सकते हैं। जजों के वेतन भी? ये तो बहुत बड़ा कदम हुआ। जी, इसीलिए संविधान सभा में एच.एन. कुंजरू जैसे सदस्यों ने इसे राज्यों की वित्तीय स्वायत्तता के लिए गंभीर खतरा बताया था। हालांकि डॉक्टर अंबेडकर ने इसका बचाव किया था। क्या ये कभी लगा है भारत में? नहीं, सौभाग्य से आज तक भारत में वित्तीय आपातकाल घोषित करने की जरूरत नहीं पड़ी है। हालांकि 1991 में एक बड़ा वित्तीय संकट आया था, पर तब भी इसकी घोषणा नहीं की गई। तो ये थे तीनों आपातकाल। जब संविधान बन रहा था तो क्या इन प्रावधानों पर बहुत बहस हुई थी? क्या सदस्यों को इसके दुरुपयोग का डर था? हाँ, बिल्कुल। संविधान सभा में इन प्रावधानों पर तीखी बहस हुई थी और कुछ सदस्यों ने इनकी कड़ी आलोचना भी की थी। क्या मुख्य चिंताएं थीं? मुख्य चिंताएं यही थीं कि इससे संविधान का संघीय चरित्र नष्ट हो जाएगा। सारी शक्तियां केंद्र सरकार, खासकर कार्यपालिका के हाथ में आ जाएंगी। राष्ट्रपति एक तानाशाह बन सकते हैं। राज्यों की वित्तीय स्वायत्तता खत्म हो जाएगी और सबसे बढ़कर मौलिक अधिकार अर्थहीन हो जाएंगे और लोकतंत्र ही खतरे में पड़ जाएगा। किसने की थी आलोचना? कई सदस्यों ने। जैसे एच.वी. कामथ ने डर जताया था कि ये पुलिस राज्य या तानाशाही राज्य की नींव रख रहे हैं। के.टी. शाह ने इसे प्रतिक्रिया और प्रतिगमन का अध्याय कहा था। टी.टी. कृष्णमाचारी को डर था कि ये संवैधानिक तानाशाही को जन्म दे सकता है। एच.एन. कुंजरू ने वित्तीय स्वायत्तता पर खतरे की बात उठाई थी। लेकिन फिर इन्हें संविधान में शामिल क्यों किया गया? किसी ने इनका समर्थन भी किया होगा? हाँ, समर्थन भी हुआ। सर अल्लादी कृष्णास्वामी अय्यर जैसे सदस्यों ने इन्हें संविधान की जीवन श्वास, लाइफ ब्रेथ बताया, जो देश की रक्षा के लिए जरूरी है। महावीर त्यागी ने इन्हें सुरक्षा वाल्व, सेफ्टी वाल्व की तरह देखा। और डॉक्टर अंबेडकर ने खुद इनका बचाव करते हुए कहा कि ये असाधारण परिस्थितियों से निपटने के लिए जरूरी हैं। हालांकि उन्होंने भी स्वीकार किया था कि इनका दुरुपयोग हो सकता है। तो ये हमेशा से एक बहस का मुद्दा रहा है। जी। तो आज हमने भारतीय संविधान के इन 3 महत्वपूर्ण आपातकालीन प्रावधानों, राष्ट्रीय आपातकाल 352, राष्ट्रपति शासन 356 और वित्तीय आपातकाल 360 पर काफी विस्तार से बात की। हमने उनके आधार, प्रक्रिया, प्रभाव और खास तौर पर 44वें संशोधन और मुंबई मामले जैसे न्यायिक हस्तक्षेपों ने कैसे इनमें बदलाव और संतुलन लाने की कोशिश की है, ये समझा। हाँ, और ये स्पष्ट है कि ये प्रावधान केंद्र को असाधारण शक्तियां तो देते हैं, लेकिन समय के साथ खासकर 44वें संशोधन और अदालती फैसलों ने इनके मनमाने इस्तेमाल पर कुछ महत्वपूर्ण अंकुश लगाए हैं। फिर भी इनका विवेकपूर्ण उपयोग हमेशा एक चुनौती बना रहता है। सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी करने वालों के लिए मुझे लगता है इन प्रावधानों की हर बारीकी, जैसे अनुच्छेदों के नंबर, संशोधनों से आए बदलाव, विशेष बहुमत कहाँ चाहिए, साधारण कहाँ, मौलिक अधिकारों पर क्या असर होता है,
खासकर 358 और 359 का अंतर और 2021 का बचाव और मुंबई केस के सिद्धांत, ये सब समझना बहुत ही जरूरी है। बिल्कुल, इनसे अक्सर सवाल बनते हैं, चाहे वो प्रीलिम्स हो या मेंस। और ये पूरी बातचीत हमें एक बुनियादी सवाल पर सोचने को मजबूर करती है ना? कौन सा सवाल? कि एक लोकतांत्रिक संघीय व्यवस्था में देश की सुरक्षा और स्थिरता की जरूरत और दूसरी तरफ व्यक्ति की आजादी और राज्यों की स्वायत्तता, इनके बीच सही संतुलन आखिर कैसे बनाया जा सकता है? हाँ, ये एक सतत चलने वाली बहस है। आपातकालीन प्रावधान इसी संतुलन को साधने का एक संवैधानिक प्रयास है, पर यह संतुलन कितना नाजुक है और इसका इस्तेमाल कितना विवेकपूर्ण होता है, ये हमेशा देखने वाली बात होगी। बिल्कुल। उम्मीद है आज की इस बातचीत से आपातकालीन प्रावधानों की जटिलताओं को समझने में हमारे सुनने वालों को मदद मिली होगी। मुझे भी यही उम्मीद है। तो आज के लिए बस इतना है। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। नमस्कार। नमस्कार।